नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का विषय है रेमडेसिविर। जी हां, वो दवा जिसने इस वक्त देश में हल्ला मचा रखा है। तो हम कह रहे हैं कि दवा का दर्द समझिए, क्योंकि दवा ने तो भाई ऐसा कर दिया है कि जहां देखो वहां दवा की बात हो रही है। आदमी सबसे पहले पूछ रहा है कि मुझे रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए। पता चल रहा है कि 3500 का इंजेक्शन 30-30 हजार रुपए में बिक रहा है, किसी को मिल नहीं रहा है। यानी चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि भाई ये रेमडेसिविर तो ऐसी कोई जीवन रक्षक दवा भी नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आके कह चुके हैं सरकार की तरफ से कि नहीं नहीं, ये उतनी ज़रूरी नहीं है, ये कुछ परिस्थितियों में देने वाली दवा है। तो फिर आखिर रेमडेसिविर का इतना हल्ला क्यों है? क्यों हर किसी के प्रिस्क्रिप्शन पर रेमडेसिविर आ रही है और क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? क्यों इसकी कालाबाजारी हो रही है? अलग अलग घटनाएं निकल कर आ रही है, कहीं हॉस्पिटल की मिलीभगत से चोरी हो रही है तो कहीं कुछ। मतलब कुल मिला के रेमडेसिविर को लेकर इस समय बहुत ही त्राहिमाम की स्थिति है। तो आज के इस कंज्यूमर अड्डा में यही स्थिति को साफ करने की कोशिश होगी। एक खास डॉक्टर्स पैनल हमने बनाया जिसमें हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रेमडेसिविर आखिर है क्या, इसका इस्तेमाल किस हद तक किन परिस्थितियों में किया जा सकता है और ये किस मरीज को कितना फायदा पहुंचा सकती है। क्या ये हर कोरोना मरीज के लिए जरूरी है? क्या ये हर हॉस्पिटलाइज मरीज के लिए जरूरी है? ये सारी बातें आज यहां पर क्लियर होने जा रही है। और इसके लिए जो पैनल हमारे साथ है उसमें शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर MS कंवर साहब, साथ ही रेडिक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे और फोर्टिस हॉस्पिटल बॉम्बे से डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर कंवर, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर तो बातें यहां तक चली गई है कि राजनीति होने लग गई है। देश के जो हाई कोर्ट्स हैं वो तक उस पर फटकार लगाने लग गए हैं केंद्र और राज्यों को। यानी ये दवा इस समय दवा कम और दर्द ज्यादा सुनाई दे रही है। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि क्या कोरोना में रेमडेसिविर इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी रामबाण है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता? बिल्कुल नहीं। सॉरी टू से कि इसको इट इज अ वेरी ओवरहाइप्ड ड्रग। जितनी इसकी वैल्यू है उससे कहीं बढ़ चढ़ के इसकी इंपॉर्टेंस बन गई है, जबकि USA में तो शायद ये अब आगे यूज भी नहीं की जाएगी। WHO ने पिछले साल जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा ट्रायल जो हुआ था जिसमें रीपर्पस ड्रग को यूज करके उन्होंने ये देखा था, सॉलिडेरिटी ट्रायल में, जिसमें कि रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन, लोपेनाविर और एटोनाविर का कॉम्बिनेशन था जो हम पिछले साल यूज भी किए, और एक इंटरफेरॉन। ये 4 ड्रग्स को उन्होंने साइमल्टेनियसली यूज किया था। बहुत बड़ा ट्रायल था, वर्ल्ड वाइड ट्रायल था ये। और उसमें एंड में रिजल्ट ये निकल के आया था कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन वेंटिलेशन, के वेंटिलेशन डेज पे या ICU स्टे पे या हॉस्पिटल स्टे पे या टोटल मोर्टेलिटी पे कि कितने लोग बच पाए इन दवाइयों के यूज से। तो ये नेगेटिव ट्रायल था जिसमें कि ये उन्होंने कहा कि इसके आगे यूज करने का से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद एक NEJM का भी एक ट्रायल था जिसमें कि ये बताया गया था कि जो जिन लोगों में कोई भी ड्रग नहीं यूज किया गया उससे थोड़ा सा फायदा हुआ था रेमडेसिविर। सो आई ऑलवेज कॉल इट कि ये एक मार्जिनल ड्रग है जिसकी यूटिलिटी बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम में है, अगर है भी तो। और वो ये कि माइल्ड केसेस में हम यूज नहीं करते, जो अर्ली मॉडरेट केसेस हैं जिसमें कि ऑक्सीजन लगने की कगार पे पेशेंट पहुंच गया और एक्सरे में CT स्कैन में हमें चेंजेस सिग्निफिकेंट नजर आनी शुरू हो गई, लेकिन पेशेंट अभी ऑक्सीजन पे नहीं है या हल्की फुल्की 1-2 लीटर तक ऑक्सीजन पे पहुंचा है, उस सिचुएशन में ही रेमडेसिविर का थोड़ा रोल थोड़ा देखा गया है। उससे कम में भी नहीं, उससे ज्यादा में भी नहीं। राइट। तो डॉक्टर छाजेड़, अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो रहा है कि हर डॉक्टर इस समय देश के अंदर जो भी थोड़ा बहुत भी मरीज ऑक्सीजन पे है या हॉस्पिटल पहुंच गया उसको पर्चे पे रेमडेसिविर लिख के दे रहा है? क्या हमारे यहाँ देश में रेमडेसिविर के प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा कमी है? जितना मुझे पता है इस समय 1.5 लाख के आसपास, या अगर टू बी प्रिसाइज 1,30,000 डोज तो डेली बन रहे हैं। इतने तो लोग लोगों को रोज डेली डोज नहीं चाहिए होंगे, लेकिन क्या हर डॉक्टर सिर्फ एक सेफर साइड पर ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है और फिर लोग उसको 30,000 40,000 जो भी हम अंडे कीमत सुन रहे हैं उसमें खरीद रहे हैं? देखिए, जो कोविड का जो ट्रीटमेंट है इसके लिए मल्टीपल मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड
जैसे कहा गया रेमडेसिविर इज नॉट द ओनली, रेमडेसिविर खाली वही एक ही दवा नहीं है जिससे पूरा कोविड ट्रीट किया जाता है, वो एक एंटीवायरल दवाई है। उसके साथ बाकी के दवाई भी अहम रखते हैं कि स्टेरॉइड्स है, ब्लड थिनर्स है, एंड ये सारे मेडिसिन ऑल हैव टू बी यूज जस्टिफाइबली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अभी आप रह गई बात रेमडेसिविर की, अभी बहुत सारे ट्रायल्स हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि सॉलिडेरिटी ट्रायल है, एनईजीएम ट्रायल है, उसके बाद बहुत सारी ट्रायल्स है। रिसेंटली और एक ट्रायल आ गया है कि रेमडेसिविर प्लस बैरिसिटानिब इज बेटर देन रेमडेसिविर अलोन, वो भी एक ट्रायल आ गया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पिछले साल में डेटा इज इवॉल्विंग एज फार एज रेमडेसिविर इज कंसर्न। तो ये पूरा डेटा समझ के और हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ये समझ के हम रेमडेसिविर की प्लेसमेंट कैसे करें। तो रेमडेसिविर की प्लेसमेंट एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट एट प्रेजेंट इज इन मॉडरेट टू सीवियर डिजीज। जो पेशेंट्स को मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है वो लोगों में अगर रेमडेसिविर अगर यूज किया तो हमने देखा है कि इट इज बेनिफिशियल, ओके, एज अ कंट्रीब्यूटरी थेरेपी। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो बात क्लियर है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से रेमडेसिविर के प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं और वो बाजार में मिल नहीं रही या मिल रही है तो औने पौने, या तो सीधी बात है कि कालाबाजारी हो रही है, हॉस्पिटल इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स इन्वॉल्व है। माफ कीजिएगा, मतलब मैं सारे डॉक्टर्स को इसमें नहीं लपेट रहा, लेकिन सब जानते हैं कि इस तरह के प्रैक्टिसेस होते हैं और इस तरह के जब सिचुएशन आते हैं, जब इमरजेंसीज आती हैं, तब ये प्रैक्टिस और बढ़ जाते हैं। सर मैं तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि whenever remdesivir is available, it should be used in the moderate to severe disease. अब ये सर ये कालाबाजारी है, अवेलेबिलिटी है। आई थिंक व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि इफ इट इज अवेलेबल वो आपको कंट्रीब्यूटरी थेरेपी है which will help you। अगर नहीं है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, बाकी की दवाइयों से ट्रीटमेंट भी की जा रही है, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जहां पे रेमडेसिविर यूज भी नहीं किया गया है। So we have to understand this very clearly कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, but if it is available, it should be administered in the selected patients. राइट तो डॉक्टर कंवर, आप आम लोगों को भी ये समझाने की जरूरत है क्या कि देखिए, क्योंकि क्या होता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है वो हर जगह अपना इंपैक्ट दिखाती है। पिछले साल हमने देखा था कि जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, लोग राशन खरीदने लग गए थे, ज्यादा सामान खरीदने लग गए थे और कंपनियों ने भी बड़े बड़े पैकेट बनाने शुरू कर दिए थे। वही की वही मानसिकता क्या यहां पर भी है? क्योंकि रेमडेसिविर के लिए कुछ राज्यों ने तो नियम निकाल दिए कि कलेक्टर ही लिख के देंगे या सीधे हॉस्पिटल में ही सप्लाई होगी, लेकिन बहुत सारे राज्यों में ओपन शॉप्स पर अवेलेबल है। सरकार ने दाम जरूर तय कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो एमआरपी के ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है। तो क्या लोग खरीद के रख रहे हैं कि कल को मैं बीमार पड़ जाऊं, मुझे नहीं मिलेगी तो मैं 6 डोज खरीद के रख लेता हूं, और इसलिए हम स्कैरसिटी या उसका इतनी ब्लैक मार्केटिंग जो भी कह लीजिए उसकी कमी महसूस कर रहे हैं? This is exactly, Mr. Vipin, what is called panic reaction. जैसे लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को भी खरीद कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, पाइप मशीन्स को भी अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर पे किया था उन्होंने, अब भी कर रहे हैं। उसी तरीके से अब रेमडेसिविर के बारे में ये बातें सुनने को आ रही है, विच इज वेरी अनफेयर एंड अनफॉर्चुनेट, क्योंकि लोगों को इस चीज की, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो इस चीज की जागरूकता बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं कि डोंट बी डेस्परेट फॉर रेमडेसिविर। रेमडेसिविर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव दूसरी दवाइयां हैं, खासकर स्टीरॉयड, जो कि बहुत सस्ती दवाई है और सबसे ज्यादा प्रूवन एफिकेसी उसी की है। मोर्टेलिटी फिगर्स रिडक्शन करने की जो क्षमता स्टीरॉयड्स में है, ताकि अगर प्रॉपर डोज में दी जाए तो उससे ज्यादा इफेक्टिव अभी तक कोविड में कोई दवाई नहीं है। और दूसरी चीज ये है, देखिए दो ही चीजें इसमें होती है, इन्फ्लेमेशन जो कि स्टेरॉइड से कम होती है, दूसरी चीज कोएगुलेशन, जो कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके एंटी कोएगुलेंट्स जो हैं वो हमें देने पड़ते हैं ताकि उस कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तीसरी चीज जो रेमडेसिविर है कि वायरस की एंट्री बॉडी में ना हो, बॉडी के सेल्स में ना हो, तो उसमें अभी तक कोई भी इतनी कामयाब दवाई नहीं रही। जैसे मैंने पहले कहा, रेमडेसिविर भी इट हैज ए मार्जिनल रोल। लोपिनाविर, रिटोनाविर जो कि एंटीवायरल ड्रग्स है, और HCQ जो कि एंटीवायरल ड्रग थी, पिछले साल लोग HCQ इकट्ठे करके जा रहे थे, सैकड़ों गोलियां HCQ की खरीद के घरों में रख रहे थे, वही हिसाब रेमडेसिविर से हो गया। पर रेमडेसिविर इज एन एक्सपेंसिव ड्रग,
महंगी दवाई है और लोगों को मौका मिल गया इसमें होर्डिंग करने का और ब्लैक मार्केटिंग करने का, विच इज शेमफुल एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आई स्टिल परसिस्ट कि रेमडेसिविर इज ए मार्जिनल ड्रग टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली इन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, और पब्लिक के माइंड से ये, दिमाग से ये चीज निकल जानी चाहिए कि अगर रेमडेसिविर नहीं मिलेगी तो मेरे पेशेंट को पता नहीं क्या हो जाए। ये गलत बात है जी। और ऐसी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत दुख की बात है कि ऐसी ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं, हम तक कई खबरें ऐसी पहुंचती हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, नाम लेके नहीं बता सकता, लेकिन कल ही एक सज्जन ने रेमडेसिविर के 2 डोज 60,000 रुपए में खरीदे। अब ये अंधेरगर्दी नहीं कहेंगे, ये मजबूरी का फायदा उठाना नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर मलिक, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, हम दुनिया के बहुत बड़े फार्मा हब हैं, दुनिया के न जाने कितने देशों को हम दवाइयां, वैक्सीन सब एक्सपोर्ट करते हैं, और रेमडेसिविर जो कि पहले से भी ये बात हो चुकी थी कि ये दवा काम आ सकती है, अचानक से जब जरूरत पड़ी तो इतने बड़े देश में जहां इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, इतनी शॉर्टेज कैसे हो गई सर? इसकी 2 वजह है, एक तो लोगों की इग्नोरेंस और दूसरी लोगों का पैनिक। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, लोगों को ये बताना चाहूंगा, वो अपने आप को डॉक्टर समझने लग गए। रेमडेसिविर की जो इंडिकेशन है दैट इज वेरी लिमिटेड, यू नीड ओनली इन ए निश पेशेंट, एक बड़े ही छोटे सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स में रेमडेसिविर देती है। रेमडेसिविर की जो स्टडीज हुई हैं उन स्टडीज में क्लियरली आया है कि रेमडेसिविर मोर्टेलिटी को कम नहीं करती, मृत्यु दर को बिल्कुल कम नहीं करती, हॉस्पिटल स्टे को जरूर 2 दिन से कम कर देती है, जो भी स्टडीज हुई है रेमडेसिविर की। लेकिन रेमडेसिविर केवल तभी देनी चाहिए जब पेशेंट ऑक्सीजन पे हो, लोग माइल्ड अभी इंफेक्शन है, हॉस्पिटल्स में जा जाके इंट्रावीनस रेमडेसिविर लगा रहे हैं। देखिए, हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली किडनी के ऊपर रेमडेसिविर का जो है एडवर्स इफेक्ट होता है। तो ये एक मूर्खता है, रेमडेसिविर को होल्ड करना बड़ी मूर्खता है, एंड वी विल बी हिटिंग एट द रॉन्ग नेल। अब मैं आपको असली चीज बताता हूं, मैं क्योंकि हॉस्पिटल भी चलाता हूं दिल्ली में, इस वक्त मेन प्रॉब्लम और मेन स्टे इन ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इस वक्त काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त केवल 6 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। दिस इज हैपनिंग विद एवरी हॉस्पिटल। एक जो बड़ा सिलेंडर होता है, जो आदमकद से बड़ा, जिसको डी टाइप का सिलेंडर कहते हैं, वो केवल आधा घंटा एक अस्पताल को चलाता है, जहां पर जैसे मेरे जैसे हॉस्पिटल में इस वक्त 45 पेशेंट कोविड के पड़े हुए हैं, तो वो केवल आधा घंटा चलता है। इट इज अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ, वी शुड हिट एट द राइट नेल। रेमडेसिविर को कुछ नहीं होगा आपको होल्ड करके। मैं आपको बता दूं, ट्रीटमेंट जो कोविड की है, इट इज वेरी सिंपल, इट हैज टू बी सेगमेंटेड, वी नीड टू, हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। डॉक्टर कहेगा तो रेमडेसिविर देंगे और लेंगे, डॉक्टर कहेगा तो सीटी स्कैन करेंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, डॉक्टर कहेगा तब एडमिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लोगों ने मजाक बना रखा है और उसकी वजह से शॉर्टेज कर दिया उन लोगों के लिए जो वाकई नीडी हैं और जिनको इस वक्त जरूरत है उस चीज की, उनके लिए उन्होंने तमाशा बना दिया है। रेमडेसिविर बताइए आप अपने कबर्ड में रखी हुई है और जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है उसको नहीं मिल रही है, ये क्या तमाशा है? इन होर्डर्स के खिलाफ, ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना है। देखिए, 90% कोविड के अंदर आपको ना एडमिशन की जरूरत है, ना कोई दवाई की जरूरत है। बिना बात के दवाइयां खाते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स अलग होंगे। दूसरी चीज है गो बाई प्रोटोकॉल। सीटी स्कैन है, लोग पहले दिन ही बच्चों का सीटी स्कैन करा के मेरे पास आ जाते हैं, आई बीइंग ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो मैं कहता हूं भैया, सीटी स्कैन में 7 दिन से पहले तो कुछ आएगा ही नहीं, उसके अंदर बीमारी अभी प्रोग्रेस ही नहीं हुई है कि उसके अंदर कुछ आए। आप बच्चे को 200 एक्सरे का आपने एक्सपोजर दिया कैसे? यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग टू योर चाइल्ड, और यहाँ अपने अपने परिजनों के लिए आप नुकसान कर रहे हैं बिना बात के उनको एक्सपोज करके। तो इसमें बेस्ट ये है, लोग पैनिक ना करें, अपने डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लें। जिस रिसोर्स की जरूरत है, हम एक साधन संपन्न देश नहीं है, हमारे पास में साधनों की थोड़ी कमी भी है, तो साधनों का उपयोग करना बड़ा जरूरी है। हो सकता है कि आपका कोई परिजन हॉस्पिटल में पड़ा हो जिसको कि ऑक्सीजन की जरूरत हो और आप घर में 4 सिलेंडर पैक करके बैठे हुए हैं, तो इस चीज को समझना जरूरी है। लोगों की जो इग्नोरेंस है, लोगों की और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे शायद कुछ लोगों को समझ आएगा और शायद दे विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो पैनिक ना करें। इट इज एक छोटा सा सवाल, अगर आप इजाजत दें, और मैं पैनल पे मौजूद तीनों ही डॉक्टर से पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं कि उसे गलत बिल्कुल ना लें। आपने कहा लोग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह, चाहे हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल की बात हो या दूसरे और कई किस्से आप रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे, जहां डॉक्टर्स, नर्स, पूरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी सर इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और जबरदस्ती रेमडेसिविर प्रिस्क्रिप्शन में शामिल है। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, कोई भी डॉक्टर या नर्स
अगर इस काम में लिप्त है उसके खिलाफ आपराधिक मामला होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता रहा हूं, ब्लैक शीप्स आर देयर इन एवरी प्रोफेशन, लेकिन ये बहुत माइनॉरिटी लोग हैं। बल्कि हम डॉक्टर्स खुद रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटीज को कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है, उसकी नेमिंग शेमिंग हो और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो। मोस्टली डॉक्टर्स, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अस्पताल में 15% डॉक्टर्स नर्सेज जो है वो कोविड से ग्रस्त हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, दे शुड बी रिस्पेक्टेड। और इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे कारागार में भेजना चाहिए जो कि उसकी जगह है। लेकिन जो डॉक्टर्स हमारे सकारात्मक वे से दिनों रात 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, इसीलिए मैंने एक डिस्क्लेमर के साथ ये सवाल पूछा था, क्योंकि लोगों के मन से एक साफ पिक्चर बनना बेहद जरूरी है हमारे लिए और देश के लोग भी, और हम भी बहुत यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ, आभार के साथ, क्योंकि अगर आप लोग या आपकी फ्रेटर्निटी काम ना करे तो इस समय पूरा देश घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं जो दिन रात मेहनत करके अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की जानें बचा रहे हैं। और पिछला साल तो कह दें एक तरीके का बहुत ही कूल ऑफ टाइप का ईयर था, लेकिन अब जिस तरह से समस्या आई है इसको टेकल करना इतना आसान नहीं है अगर डॉक्टर्स की मदद हमारे साथ नहीं हो। हाँ, 3-4-5% अगर इस तरह की चीजें हैं उनके खिलाफ जनता भी आवाज उठाए। डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर कंवर, डॉक्टर छाजेड़ जैसे डॉक्टर्स हैं, आपको अगर एक बार कहा जाए तो ये लोग भी सब उपलब्ध हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और हाँ, खुद के डॉक्टर तो बिल्कुल मत बनिए और खुद भी किसी जल्दबाजी में दवा को इकट्ठा मत कीजिए। मैं आपको एक आंकड़ा भी दे देता हूं, भारत सरकार ने 6 और कंपनियों को, इस समय भारत में 7 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में हैं, 6 और को इजाजत दे दी है और अप्रैल के अंत आते आते 80 लाख डोजेस का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। उतने डोजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब कोई कमी नहीं होगी। तो कृपया करके अगर अभी किसी जरूरतमंद को जरूरत है तो उसे दे दीजिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तक डोज आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त रह गया अप्रैल को खत्म होने में और ये प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ होने जा रहा है। इसलिए कोई जमा करने की, डरने की जरूरत नहीं है। और कोई जबरदस्ती भी लिख के दे रहा है आपको लग रहा है तो उसकी आप बात दूसरे डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, पूरे पैनल ने बता दिया कि किन लोगों के लिए दवा इस वक्त अति आवश्यक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक को लेकर इस पर जो भी और छोटे मोटे सवाल हैं, कोई डाउट है, कोई संशय है, उसको दूर कर देंगे। Leapfrogging financial inclusion and covering the $500 million SME financing gap in India are deep problems that we could solve with digital currencies and the crypto capital that is available plenty now around the world. WazirX and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future. Presented by WazirX. एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहां आप शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ये जो आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन है। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या पेट्रोल डीजल पे लगने वाली ड्यूटी घटेगी, दाम घटेंगे कि नहीं घटेंगे? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं निपॉन लाइफ। किसी लाचार को देखकर दर्द किसको नहीं होता, पर आप जानते हैं कि फर्क कौन लाता है? जो उनके लिए आगे आता है। दोस्तों, ऐसी ही एक पहल की है हमने, और ये ठाना है कि हर जरूरतमंद को लगवा कर रहेंगे कोरोना वैक्सीन। आइए आप भी बनिए इस पहल का हिस्सा, ताकि पूरे देश को इस वायरस से बचाएं, हर गांव, हर जन तक पहुंचाएं। संजीवनी व शॉर्ट ऑफ लाइफ। लगाया क्या? फेडरल बैंक और नेटवर्क 18 की खास पहल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है रेमडेसिविर के ऊपर कि दवा का दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि एक ऐसी दवा तो है जिसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में और ये मरीज के लिए उपयोगी भी हो सकती है कोरोना के। लेकिन जिस तरह से इसकी मारामारी हो गई है देश में, जिस तरह से हाहाकार मच गया, जिस तरह की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लोग कई गुना ज्यादा दाम देके खरीद रहे हैं,
उस पर आज हमें लगा कि एक स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि कहां पर और किस तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ना लोग ना डॉक्टर्स दोनों ही इस चीज से बचे, इस प्रैक्टिस से बचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी इसको जमा करना शुरू कर दिया है कि कल को अगर कोई दिक्कत हो गई, दवा नहीं मिली तो उन्हें क्या होगा। तो डॉक्टर छाजेड़ मुझे बताइए, एक थोड़ा सा कीमत वाली बात भी है, जैसा मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, लोग ना जाने क्या अनाप शनाप कीमत दे के दे रहे हैं। जो हमें पता है सरकार ने अब इसकी कीमत तय कर दी है 3500 रुपए के आसपास, और जो कंपनियां मैन्युफैक्चर भी कर रही हैं, अभी 7 कंपनियां हैं, उनमें 899 रुपए से लेकर 4-4.5 हजार मैक्सिमम एक डोज की कीमत है, जिसमें जाइडस कैडिला सबसे सस्ता है शायद। लेकिन क्या अगर इससे ऊपर पैसे मांगे जाएं तो व्यक्ति को शिकायत करनी चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि जो भी एमआरपी है आप उस पर लीजिए, इससे ऊपर पैसे आप नहीं ले सकते। आई थिंक ये बात तो जाहिर है कि एमआरपी से ज्यादा देना नहीं चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा है ब्लैक मार्केट में वो उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए, ये बात तो बहुत क्लियर है। और यदि अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है तो इट हैज टू बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। ना बात इंपॉर्टेंट बात खाली ये है कि आपने ये बहुत डिस्कशन कर लिया कि यस रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, कोई गलत चीजें चल रही है, सम ब्लैक शीप्स आर देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर। आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर हो गई है कि रेमडेसिविर इज वन ऑफ द सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसके लिए पैनिक मत कीजिए आप। इसके लिए इन माय ओपिनियन वी शुड नॉट पे एक्स्ट्रा मनी मोर देन द एमआरपी दैट इज रिक्वायर्ड। एंड एक इंपॉर्टेंट अहम बात जो हमें भूलना नहीं चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। अभी बाकी की जो होम थेरेपीज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, नया ट्रायल आया है बुडेसोनाइड, इनहेल्ड बुडेसोनाइड का ट्रायल है, वो भी अपने को जो हम कहते हैं कि रिकवरी में हेल्प करता है, डिजीज प्रोग्रेशन में कम करता है। तो घर पे ट्रीट करने के लिए काफी मेजर्स है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी मैनेज्ड एट होम। और एक दरखास्त ये है कि इन पैनिक जाके एडमिट ना हो जाए और रेमडेसिविर ना ले। और जैसे बाकी के मेरे पैनलिस्ट ने कहा है कि हमें रेमडेसिविर खाली उन पेशेंट्स के लिए रखना है जो लोगों को उसकी सख्त जरूरत है। And we should not forget that maximum people with COVID can be managed and treated at home. जी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही चुनिंदा लोगों को इस दवाई की जरूरत है, उन्हीं को ये दी जानी चाहिए, और खुद कृपया करके कहीं से जाके अपने घर में उसको इकट्ठा ना करें। और कहीं अगर आपको जरूरत है ही, डॉक्टर ने पूछ लिया, क्रॉस वेरिफिकेशन भी आप करवा सकते हैं। और अगर कोई आपसे बेवजह उसके ज्यादा पैसा ले रहा है तो शिकायत करना आपके लिए बनता। मैं समझता हूं एक मरीज के लिए या उसको संभालने वाले के लिए बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए जान पहले होती है कि वो भागे दौड़े शिकायत करे, लेकिन फिर भी ये जागरूकता तो लानी ही पड़ेगी। फटाफट अब क्योंकि रेमडेसिविर पे पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है और मुझे लगता है और उसके बारे में डिस्कस करके उसको गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें सवाल में फटाफट डॉक्टर मलिक और डॉक्टर कंवर आपसे लेता हूं। कंवर साहब पहले आपके पास आ रहा हूं कि एक ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की बात होने लगी, अब अभी तक तो डबल म्यूटेंट वेरिएंट की बात हो रही थी, सर अब ये तीसरा वाला भी आ गया है, क्या ये डबल के मुकाबले और ज्यादा खतरनाक है? इट इज पॉसिबल, क्योंकि डबल म्यूटेंट में क्या होता है कि म्यूटेंट वायरस, 2 म्यूटेंट वायरस एक ही वायरस में अपने आप को जमा लेते हैं, तो उसकी जो शेप होती है वायरस की वो थोड़ी ऑल्टर हो जाती है। अगर 1 म्यूटेंट होगा तो कम ऑल्टर होगी, 2 म्यूटेंट होंगे तो ज्यादा ऑल्टर होगी, 3 म्यूटेंट होंगे, ट्रिपल म्यूटेंट होगा और भी ज्यादा ऑल्टर होगी। तो उससे कई चीजें सामने आ जाती हैं कि अगर वो एंट्री करता है बॉडी में ट्रिपल म्यूटेंट वायरस से, तो उसमें रिकग्निशन जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको रिकग्नाइज कर पाएगा ठीक से कि नहीं कर पाएगा। सो कहीं इम्यून इवेजन बढ़ तो नहीं जाएगा। अगर हमारा ऑलरेडी हमारे बॉडी में वायरस है या पहले बीमारी हो चुकी या हमने वैक्सीन ले रखी हुई है, तो वैक्सीन जो बनाई गई है वो पुराना वुहान वायरस के बेस पे बनाई गई थी। अब इतनी म्यूटेशंस के बाद में उसमें इतनी चेंजेस आ रही हैं कि वैक्सीन वालों को भी ट्वीक करना पड़ेगा, उसको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जीन सीक्वेंसिंग लगातार बहुत लार्ज स्केल पे होनी चाहिए ताकि वो हम वैक्सीन को ट्वीक करके जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, अभी ट्रिपल म्यूटेंट आगे आ रहा है, और भी कई तरीके के म्यूटेंट बन रहे हैं, तो इन सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जितनी ज्यादा म्यूटेशन अगर एक ही वायरस में हो चुकी है तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाए, और ये भी डर है कि उसकी सिवियरिटी भी ज्यादा हो।
राइट, क्विकली डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और माता पिता डेफिनेटली अपने से पहले बच्चों की केयर करते हैं। ये जो नए वेरिएंट है, चाहे डबल म्यूटेंट और अब तो ट्रिपल म्यूटेंट की बात आने लग गई है, क्या ये बच्चों को भी, पिछली लेयर में हमने देखा था कि इतना बच्चों पे इंपैक्ट नहीं था, लेकिन इस बार कह रहे हैं बच्चों पे भी इंपैक्ट है और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो हमारी नॉर्मल जो इम्यूनिटी है उसको सरपास करने में क्षमता रखता है ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस? देखिए, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं बताना चाहूंगा कि पुराना जो क्लासिकल कोरोना था वो बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। वर्ल्ड ओवर जितने भी आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों ने हमें यही दिखाया है कि बेसिकली 18 साल से छोटे केवल 2% का इन्होंने पूरे कोविड के केसेस में शेयर लिया, यानी कि बहुत बहुत कम हुआ है जो पिछला वाला कोरोना आया था और बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्टिव था। लेकिन इस बार जो ये वेरिएंट आया, डेफिनेटली ये यंगर एज ग्रुप को थोड़ा इनगल्फ करना इसने शुरू कर दिया, स्पेशली जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि ये बच्चों को जब इन्फेक्ट करता है तो एक बीमारी होती है जिसे मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट बीमारी होती है। इसमें बच्चे के शरीर में रैशेज आ जाते हैं और अंदर हार्ट वगैरह में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और समय रहते ट्रीटमेंट ना करें तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस बार हमने हिंदुस्तान के अंदर 80,000 केसेस विटनेस किए हैं बच्चों के अंदर, जो कि पहले बहुत रेयरली होते थे, अभी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अभी के जो आंकड़े ये कह रहे हैं बच्चों के अंदर हो तो ये ज्यादा रहा है, लेकिन बच्चों के अंदर मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है। तो बच्चों के लिए अभी भी ये मृत्यु के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है, लेकिन जो डबल म्यूटेंट वायरस आया है, चलिए तो ये एक अच्छी खबर आपने दी। इस बात से बहुत सारे माता पिता लोगों को बड़ा वो मिलेगा कि चलिए ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट में थोड़ा बच्चों पे इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन उनकी जान सुरक्षित है, उनकी जान पर कोई खतरा नहीं आएगा। हमने बहुत शॉर्ट में आज इसको टच किया, आगे और एक्सप्लेनेशन पे इस पे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा था वो था रेमडेसिविर, एंड आई होप कि हमारे डॉक्टर्स पैनल ने आपको बिल्कुल साफ कर दिया है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कहां होना है, किसके लिए होना है, क्यों होना है। इसलिए पैनिक बिल्कुल ना करें, बहुत शांति के साथ, अगर किसी को प्रिस्क्राइब किया ही गया देख ले, समझ ले, किसी और डॉक्टर से भी पूछ ले, लेके आए, लेकिन बेवजह उसके लिए पैनिक ना करें, उसके लिए हल्ला ना मचाएं। और अगर आप घर पे ही हैं या आपको कुछ और हो गया है या आपको लग रहा है आगे कभी जरूरत पड़ जाएगी, तो प्लीज उसे घर पे स्टोर मत कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन अभी इतना बढ़ जाएगा कि वो दवाई इतनी एक्सेस में हो जाएगी कि कोई मारी फिरेगी। इसलिए आप प्लीज आज जिसको जरूरत है उसके लिए जाने दीजिए। और ऐसे भी लोग, जैसे हमने कहा कि हार्डली 3-4% लोग होते हैं जो कई बार उसमें गलत लाइट में आते हैं, ऐसे डॉक्टर्स वगैरह अगर कहीं आपसे 2-4 होते हैं तो उनकी शिकायत जरूर दर्ज कराइए। और हमारे जो रियल कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे हमारे पैनल पे डॉक्टर्स हैं, इनका साथ दीजिए, इनके साथ आगे बढ़िए। और ये जो बातें बताते हैं वो 100% ऑथेंटिक बातें होती हैं। ये हमने पिछली कोरोना लहर में भी देखा और इस बार भी बातें सही हो रही है। तो हमारी कोशिश आपको जागरूक बनाने की है। उम्मीद करते हैं इन सूचनाओं के साथ आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।